नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं आपका फैसला और आपके फैसले में हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं स्क्रीन के जरिए कि 5 राज्य के विधानसभा चुनाव जिसमें वहां की जनता किसको चुन रही है। 3 राज्यों की अगर हम स्थिति की बात करें तो रुझान बिल्कुल क्लियर 4 राज्य मान के चलिए, लेकिन तमिलनाडु में किसी के भी हाथ अभी क्लियर मेजोरिटी हाथ नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वहां क्या रहेगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल की भी बात करें तो तमिलनाडु में बिल्कुल ही उलट हुए हैं, क्योंकि वहां पे डीएमके को सभी एग्जिट पोल सरकार बनाते दिखाई दे रहे थे और एक्टर विजय जिसकी टीवी के पार्टी है उसको सब पीछे कर रहे थे, तीसरे नंबर पे लेके जा रहे थे, लेकिन वो सबसे ऊपर हैं। चले, लेकिन बंगाल की बात सबसे पहले कर लेते हैं। बंगाल में झालमुंडी बांटी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खा करके, यूं तो बंगाल में फेमस है, उन्होंने और फेमस कर दिया। पूरे देश भर में झालमुंडी एक ऐसी डिश बना दी जिसको लेकर के काफी चर्चा रही और मोदी ने कहा भी था कि मैं आपके बीच में आकर के झालमुंडी खाऊंगा। तो चलिए हम वापस, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ में हैं। गर्वित खंडेलवाल जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, लेकिन टीएमसी का भी आम आदमी पार्टी ने साथ दिया था। और सीनियर जर्नलिस्ट उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं गर्वित आप ही के पास में आना चाहूंगा। जो स्क्रीन पे हम नजारा देख रहे हैं चुनाव परिणाम का, इससे आश्चर्य हो रहा है कि ये अपेक्षित थे? नहीं, निश्चित तौर पे आश्चर्य हो रहा है और मैं इसके लिए एक लाइन लेकर आया हूं। मैं आपके कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये दिखाएं। और कंप्लीट हाईजैक कर रखी है मशीनरी, और ये एक बार आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दिखाएं। बीजेपी के 3 यार, ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। अभी भी आपको ये लग रहा है? बिल्कुल, ये देख पा रहे हैं आपके दर्शक, में दिखाना चाहूंगा जी। खैर चलिए, ये आप लगातार इस पे वो लगा रहे थे। किस तरह से ईडी ने बंगाल में चुनाव से पहले आईपैक के साथ किया है और कैसे मशीनरी पूरी हाईजैक करके इलेक्शन हुए हैं। 3-4 दिन से अपने देखा है कि किस तरह से वीवीपैट की पॉलिटिकल बयान है कि आपको कैसे लग रहा है कि ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार? निश्चित तौर पे ये पूरा इलेक्शन पूरा हाईजैक कर रखा है इन लोगों ने, पूरी मशीनरी हाईजैक कर रखी है हर तरीके से। आप ये चीज देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से इलेक्शन कराया। जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां थंपिंग मेजोरिटी बीजेपी को मिल रही है। क्यों? इलेक्शन से ठीक पहले 10 लाख वोट डिलीट किए गए हैं पश्चिम बंगाल में, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इतना इंटरफेयर किया तब जाके 10 लाख हुए, वरना तो ये पता नहीं कितने ही कर देते। तो आपको लग रहा है कि कमीशन ने पूरी तरह से काम किया है बीजेपी के लिए और उसी का रिजल्ट है? निश्चित तौर पे किया है। चलिए, और बाकी राज्यों में भी आपको संदेह हो रहा है? बाकी राज्यों में मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूं, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहूंगा। हाँ, चलिए ज्योति जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी साफ साफ कह रहे हैं कि ये परिणाम जो है केवल और केवल मैनेज परिणाम है। बंगाल को लेकर के गर्वित का अपना एक रुख था और उन्होंने बताया है कि बंगाल के चुनाव परिणाम में जिस तरह से पूरा एक तरह से इनडायरेक्टली इनका आरोप है कि धांधली की गई है पूरी तरह। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं इनकी तरह लिख करके तो नहीं लाई हूँ, लेकिन मैं भी एक लाइन में इनके इस वक्तव्य को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्योंकि आप जब चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र में जब साथ दे रहे हैं, जहाँ आप ऐसा तो नहीं, आप यहाँ पर देखेंगे कि चुनावों में सब जगह हर प्रदेश अपनी अपनी अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। हर जगह अपना अपना अलग मतदाताओं का जो है वो एक परिपक्वता, उनका जो एक हम यूँ कहें कि एक वोट देने का जो उनका नज़रिया और तरीका है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो अगर हम पश्चिम बंगाल की तो स्पेशली बात करें तो वहाँ पर जो पिछले सालों में जिस तरीके से अराजकता का माहौल वहाँ पर हुआ, बांग्लादेशियों को जिस तरीके से वहाँ पर यूँ कहें कि उनको शह दी गई, उनको रखा गया, उनको पूरे देश में फैलाया गया, या जिस तरह से हम वहाँ पर एक भय का वातावरण देखते थे, विकास की बात नहीं देखते थे, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर उसका असर दिखाई दिया। और ख़ास तौर से जो बीजेपी ने भी, मैं कहूँगी कि अपनी पूरी रणनीति के साथ वहाँ पर अपना चुनाव लड़ा और अपनी बातों को वो जनता तक पहुँचाने में सफल हो पाए। और ये कोई हमने एक दिन में नहीं कर दिया, बीजेपी ने कोई किसी इस चीज़ को एक दिन में नहीं किया। उन्होंने पिछले भी जब चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने प्रयास किया था, उसके पहले जनता के साथ पूरा संपर्क साधने की कोशिश की थी। फिर अगर नहीं हमको जनता ने नहीं साथ दिया, नई सरकार बनाई, तो इसके लिए हमें थोड़ा तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं कहा कि ईवीएम जो है वो नहीं है?
अब हमने फिर वहीं से, जहां से हम सरकार नहीं बना पाए थे, वहीं से शुरू किया और शुरू से ही प्रयास किया कि वहां के मतदाताओं को एक विश्वास का माहौल दे सके, जो भय और अराजकता का माहौल जो वहां पर देखने को मिलता है वो जो है उनसे हम निजात दिला सके और उसका विश्वास दे सके। और दूसरा, जो महिला वोटर्स ने जिस तरीके से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खुल करके बीजेपी का समर्थन, जिसको आधी आबादी को जो हम बार बार कह रहे थे कि समय आने पर उसका भी आपको परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो परिणाम भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और ये सब फैक्टर्स हैं जिसने आज इतने अच्छे, और जो बार बार एक बात निकल करके भी आ रही कि गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक जो है बीजेपी ने अपना एक जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई है और उसका और फिर आप फिर देखिए, केवल नीतिगत की जब हम बात करते हैं, आसाम में तीसरी बार जीते हैं, यानी कि सरकार में जो है वो वहां पर सरकार के विकास के कामों पर जनता ने मोहर लगाई है। वहां पर जो माहौल जो पहले था और अब जो वातावरण में चेंज आया और विकास का जो वातावरण बना, उसको लेकर के जनता ने जो है अपनी मोहर लगाई है। तो ये एक, मुझे तो लगता है कि ये पूरा चुनाव जो है वो वोटर की परिपक्वता को बहुत अच्छे से दिखा रहा है, हमारी लोकतंत्र की मजबूती को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भारत का जो मतदाता है वो स्वीकार करता है, वो उसमें अपना विश्वास दिखाता है और वही विश्वास जो है वो यहाँ पर सरकार बनने में नज़र आता है। आप चाहे और आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि कोई, जब हम देख रहे थे शुरू में चुनावों में, अभी रुझानों में, तो ममता बनर्जी भी बार बार, उनको भी बहुत टक्कर का सामना करना पड़ता है। 2 राउंड्स में वो आगे, फिर 2 राउंड्स में पीछे, और ये सब रुझान जो है वो आगे तक अलग, मैं मानती हूँ कि रुझान के बाद परिणाम में कई जगह पे डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन अब जो समय आ गया है 12:30-1 बजे का, तब काफ़ी हद तक जो है वो काउंटिंग जो है वो लास्ट लेवल तक पहुंचने की स्थिति में आ जाती है। और अब हम बहुत ज़्यादा रुझानों में बहुत ज़्यादा कोई अंतर जो है वो देखने को अब नहीं मिलता है। और ऐसे में जो अब ये परिणाम जो नज़र आते हैं, तो निश्चित रूप से सभी मतदाताओं का हम सब मिलकर के धन्यवाद भी देना चाहते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न भी मनाना चाहते हैं। चले, आप जश्न की बात कर रही हैं, ज्योति जी, आप जश्न की बात कर रहे हैं, मैं जरा एक बार बंगाल का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा। बंगाल में किस तरह का माहौल है, भाजपा के कार्यकर्ता 200 सीट पर रुझान में बढ़त बनाने पर किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, बंगाल का मैं आपको नजारा दिखाते हैं। गले में भगवा दुपट्टा और कमल की टी-शर्ट के साथ में जश्न मना रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस वाले कह रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन कर लीजिए, लेकिन देखिए उत्साह होता है, वो पहली मर्तबा नहीं है, हर पार्टी जो भी जीतती है वो उसके कार्यकर्ता इसी तरह से जश्न मनाते नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें अभी शुरुआती दौर की बंगाल की आप देख रहे हैं, लेकिन बंगाल में एक बड़ा मैजिक नंबर से भी काफी आगे 200 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो चले अब रुख करना चाहेंगे उमेंद्र दादिश साहब का। उमेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि 5 राज्यों को, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सबकी निगाहें हालांकि बंगाल पे टिकी हुई थी, जिसपे ज्योति जी और गर्वित जी चर्चा कर रहे थे, बंगाल पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, बाकी राज्यों की जो स्थिति है उसको लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। जी जी जी, जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, जब छीनती है तो उसको बिल्कुल कंगाल बना के छोड़ देती है। तो जनता का फैसला है, इसको सभी पार्टी को शिरोधार्य करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यदि हम ये कहें कि कमियां हुई, हम जीत गए तो बहुत अच्छा, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूक, ये चीज चलती नहीं है। हाँ, कुल मिला के ये है कि यहाँ कहना पड़ेगा कि ममता बनर्जी को हराने के लिए जितनी ताकत भाजपा ने लगाई, उससे ज्यादा तो राहुल गांधी जी ने लगाई थी। तो ममता बनर्जी को हराने में सबसे बड़ा योगदान तो राहुल गांधी जी का रहा है, क्योंकि उनका खाता नहीं खुल पाया, लेकिन खाता खुला है। तो जो भी सीटें आई उनकी, जितनी उनको आशा थी शायद उतनी है। भारतीय जनता पार्टी शायद, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद में पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। और सबसे बड़ा जो इनका मैनेजमेंट मानना पड़ेगा
क्यों इनका देखिए चुनाव है, चुनाव में तो बिना प्रबंधन के कोई काम होता नहीं है, तो इनके प्रबंधन की हमको सराहना करनी पड़ेगी। किस प्रकार से कहाँ से किनको लाना था, कैसे जोड़ तोड़ किया, सब कुछ किया। और ये मार्टिन मानुस का ये चुनाव लड़ा गया, इसका लिए इनको धन्यवाद देना पड़ेगा, इनको बधाई भी देनी पड़ेगी। क्यों अब नतीजे आ रहे हैं और मैं मानता हूँ शायद लगभग ये जो चुनाव नतीजे है मैं मानता हूँ कि शायद आ चुके हैं या आने वाले होंगे। सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली बात है वो विजयन की पार्टी को लेके है, तमिलनाडु। यानी ये माना जा सकता है कि ये कहाँ से है, मुकाबला डीएमके एडीएमके इनके बीच में माना जा रहा था, और ये माना जा रहा था कि स्टर्लिंग वापस आई है और भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ असमंजस की स्थिति में थी। अब मैं मानता हूँ कि ये जो नया गठबंधन आया है विजयन की पार्टी का, ये देश की दशा और दिशा शासन में दक्षिण के राज्यों को प्रभावित करेगा। कुल मिला के पांडिचेरी में हम ये कह सकते हैं, पांडिचेरी में माना जा रहा था कि देश के, मैं कह सकता हूँ कि सबसे छोटी विधानसभा है, सबसे छोटी विधानसभा में आप जीते, बड़े क्षेत्र में भी आप जीते। तो जनता के सामने जो माहौल था युद्ध के बाद में कि गैस का सिलेंडर नहीं मिलना, पेट्रोल की किल्लत होना, कई इस प्रकार की चीजें आई। इन सब चीजों का मैं मानता हूँ कि जनता ने इन सब बातों पर नकार के देश की राष्ट्रीयता का चुनाव। हाँ, एक बात और कहनी पड़ेगी, भले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है बैठी है, ये भले कहे कि हम जीत गए, लेकिन मैं कह सकता हूँ यह जीत गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। संघ का जो मैनेजमेंट था, जो संघ का प्रबंधन था, जो इन्होंने हिंदुत्व का जागरण किया, उसका इनको लाभ मिला है। और ये लाभ इसके लिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से जो लाभ मिला है वो संघ के गुड मैनेजमेंट की वजह से मिला है, या संघ की जो दिशा नीति थी इनको बताई गई उसका एक लाभ मिला है। हाँ, ये भी अवश्य है कि चाहे हम कांग्रेस केरल में जीतने की ओर आ रही है, केरल में सरकार बनाने की संभावना है, और वहाँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी जी, तो दोनों ही जगह सरकार बनवाने में हमारे राजस्थानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुनील बंसल जी हो, चाहे भूपेंद्र जी हो, चाहे हमारे राजेंद्र राठौड़ जी गए हो, सब कुछ गए ये लोग, तो इन्होंने जो मैनेजमेंट किया, प्रवासियों को जिस प्रकार से किया, तो मैं मानता हूँ कि दोनों जगह सरकार बनाने में वह सचिन पायलट जी का योगदान रहा है। वो गए हैं, अशोक गहलोत जी तो कह दिया था कि वो वहाँ है, सरकार बनवा रहे हैं, यानी अशोक गहलोत जी को भी आभास हो गया था कि वहाँ सचिन पायलट जी सफल हो रहे हैं, तो इसलिए वो आपस में उनकी पार्टी का मामला कौन किसको बधाई देता है। मैम, हमारा चल रहा है क्लब हाउस बन रहा है मैम। ये हुई है, अच्छी बात ये है कि देश की जनता ने जो भी इनका है, देखो पश्चिम बंगाल में एक बात चली थी, ममता बनर्जी टीएमसी के लोगों ने यह हवा उड़ाई थी कि यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आती है तो मछली पे बैन लग जाएगा। नवरात्रों में जिस प्रकार से मोदी, ये योगी जी वहाँ मीट की दुकानों बैन लगाते हैं, तो माहौल बढ़ाने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल में नवरात्रों के समय मछलियाँ नहीं बिकेगी, और मछली वहाँ का एक खान पान है। तो जिस प्रकार का देखो माहौल बनाने में ना बीजेपी कम रहती है, ना कांग्रेस कम रहती है, ना अन्य दल कम रहते हैं, इनका काम माहौल बनाने का बनाना चाहिए। राजनीति में देखो कुश्ती में कोई काका जी नहीं होता, जब हम कुश्ती के मैदान में आ गए तो वहाँ क्या है, जो भी है, आपने जो हथकंडे अपनाए, जिस प्रकार का प्रयास किया, आपने जो मैनेजमेंट किया, वो आपको भी करना चाहिए था, मना किसने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2011 में जब आप आए सरकार में, तो यानी टीएमसी की जब सरकार बनी वहाँ ममता बनर्जी की, तो उस समय उनको मुकाबला था कम्युनिस्टों से, वामपंथियों से, तो यानी ये कह सकते हैं कि उस समय तो सब कुछ था, आपने बढ़िया मैनेजमेंट किया, वहाँ आपकी सरकार भी नहीं थी, इसलिए आपको सरकार में आने में योगदान मिला। जब हम सरकार में नहीं आते हैं तो हमें, जैसे कि अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, देखिए जो चीज़ है हमको जनता का फैसला मानना चाहिए, जनता ने जो निर्णय दे दिया ठीक है, यानी हमारे पक्ष में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ कमी हो तो हमें उसे मीन में निकाल। चले, ममता बनर्जी इसी बीच बोल रही है, उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर्स पे रहें और अंतिम राउंड तक वहीं पे टिके रहे, हम चुनाव जीतेंगे। मनमर्जी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, जैसे गर्वित आरोप लगा रहे हैं, उसी तरह से ममता बनर्जी बोल रही हैं। आप सुनिए ममता क्या कह रही हैं। আসবেন না, স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না, এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে, এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স, পুলিশ সেন্টার ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। तो चले, अंतिम राउंड के बाद हम ही जीतेंगे ममता बनर्जी कह रही हैं, और ममता बनर्जी को क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी भी स्थितियां बदल सकती हैं, ये मैं गर्वित से जानना चाहूंगा। गर्वित, आप ने टीएमसी के आप साथ में थे,
अभी भी ममता बनर्जी को लग रहा है कि अंतिम राउंड तक भी कार्यकर्ता वहीं रुके, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन, जो आप आरोप लगा रहे हैं वही ममता बनर्जी लगा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन काफी मनमर्जी कर रहा है लेकिन आप लोग टिके रहे हैं। तो मनमर्जी अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा है फिर कैसे रोक पाएंगे? सरकार आज से जा रही है। नहीं, देखिए वहाँ पे वो लोग ग्राउंड पे हैं तो उनको ज़्यादा वहाँ का पता है, वहाँ की स्थिति वहाँ की पता है। और अभी सिर्फ ये रुझान आए हैं, अभी 12 बजे, अभी कई काउंटिंग, कई राउंड्स पेंडिंग है, वो चल रहे हैं। और वहाँ पे क्या स्थिति चल रही है वो जो ग्राउंड पे वर्कर्स है वो उन्हीं को पता है, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। जहाँ तक ज्योति मैम ने बात कही कि घुसपैठियों का दो स्टेट में मुख्य रूप से मुद्दे थे, एक तो पश्चिम बंगाल में, एक आसाम में। तो घुसपैठिए आते कहाँ से हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर से। इंटरनेशनल बॉर्डर किसके कब्जे में है, किसके पास है उसकी सिक्योरिटी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इनको इंश्योर करना होगा कि वो ना तो पश्चिम बंगाल में आए, ना दिल्ली में आए और ना आसाम में आए। तो इनकी विफलता की वजह से बांग्लादेश इंडिया में आ रहे हैं, ये हमें समझना होगा। एसआईआर की आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा है तो आपको कहना चाहिए एसआईआर बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको उसका विरोध नहीं करना चाहिए। यानी नहीं, एसआईआर का विरोध नहीं, एसआईआर का विरोध नहीं है, गलत नाम काटे गए हैं उसका विरोध है। एसआईआर का कोई भी विरोध नहीं है। वोटों से जीते उतना एसआईआर में नाम कट गए, यानी कुल मिला के देखिए वही बात माननी पड़ेगी वकील साहब की जो हम कहें वो तो अच्छा है। कुल देखिए देश में जनता चाहती है फेयर इलेक्शन हो। फेयर इलेक्शन ये मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब सीधा सीधा जाता है कि 2 चुनाव आपने जीते, वो समय निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ था, अब की निष्पक्ष चुनाव हुआ तो आपको दिक्कत हो गई। देखो जो चुनाव है, चुनाव के नतीजे को मानना ही पड़ेगा। आप ये कहेंगे नहीं हमारी कारण हम कुछ भी बताए जाए, आप ये बीजेपी के कुछ भी कारण बताएंगे, आप कुछ भी कारण बताएं, लेकिन मूल कारण ये है कि निष्पक्ष चुनाव होता है तो कहीं कहीं नुकसान होता है। अब आप ये कह सकते हो साहब यहाँ तो निष्पक्ष चुनाव हो गया होगा, आसाम में गड़बड़ हो गई, पांडिचेरी में गड़बड़ होगी। आप देखिए दिल बहलाने को गाली ख्याल करिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात है जनता का जो फैसला है इसको शिरोधारी कीजिए, जनता को धन्यवाद दीजिए कि ठीक हमने जो काम किए उनमें कमियां थी उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। सर अभी फाइनल रिजल्ट आएगा जब बिल्कुल हम देंगे धन्यवाद भी और बधाई भी देंगे मैम को, जब फाइनल रिजल्ट का वेट करिए। ये तो विपक्ष कांग्रेस मुक्त भारत का कहते कहते विपक्ष मुक्त भारत कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी डेंजर है डेमोक्रेसी के लिए। विपक्ष मुक्त भारत होना बहुत बड़ी डेंजर है डेमोक्रेसी के लिए जो आप लोग कर रहे हैं। विपक्ष को इस बात को देखना चाहिए ना कि आप अगर 0 सीट होती है बंगाल में, और अभी मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए तो वो बोलते हैं कि हम अब 3 सीटों पर आ गए। अगर आप अब ऐसे 0 से 3 सीटों पे आकर के और अब संतुष्ट और खुश होंगे तो फिर कैसे विपक्ष आगे बढ़ेगा? विपक्ष को अपनी कमियां तो देख करके ही होगा। हम तो नहीं चाहते कि विपक्ष खत्म हो, लेकिन विपक्ष ही अगर आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, वो अपनी कमियां नहीं दूर करना चाहेगा, साथ नहीं चलना चाहेगा, जनता से नहीं जुड़ना चाहेगा, तो इसमें तो और जनता अगर बीजेपी की नीतियों को समर्थन देती है, उनके साथ चलती है, जो एक राष्ट्र हित की जो बात हो रही है, 2047 में विकसित भारत की बात हो रही है, महिलाओं को आरक्षण देकर के उन महिलाओं की भागीदारी ना तो देश से बेरोजगारी दूर हुई है, ये मुद्दे होने चाहिए। ना तो देश से बेरोजगारी दूर हुई है, ना देश विश्व गुरु बन पाया है, जो आप कहते हैं कि इतने दिन से कि हम विश्व गुरु है, ना वो हो पाया है। ना जो आप कह रहे हैं महिला आरक्षण, 1/3 आरक्षण जो आप कह रहे हैं, आपने बिल पास कर दिया, लेकिन उसका कोई भी अभी तक इंप्लीमेंटेशन का दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कि कब से इंप्लीमेंट होगा। और सबसे मेन जब आप उसको संसद में जब विरोध मुद्दे ये होने चाहिए, जब आप नहीं लागू होने देना चाहते हैं, जब मानसिकता निकल करके सामने आती ना लोगों को और मतदाताओं को सब समझ में आता है। और इस बार तो बहुत कुछ कहा गया था कि बंगाल का मतदाता तो बहुत साइलेंट है, उसके तो हम यूं कहें कि एग्जिट पोल के जो एक्सपर्ट्स थे और जो करवाते थे वो भी ये बोले कि बंगाल के मतदाता के बारे में तो कुछ भी कहना अभी इस समय बड़ा यूं कहें कि इतना शांत और इतना साइलेंट है कि वो नहीं पता चल रहा है कि वहां पर क्या स्थितियां होंगी। और उसके बाद जब इस तरह की खुलकर के स्थिति निकल करके जब सामने आती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यकर्ताओं की मेहनत है और लोगों का बीजेपी में विश्वास है। बंगाल से थोड़ा बाहर निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तमिलनाडु में भी टीवी के जो कार्यकर्ता है वो कुछ जश्न मना रहे हैं, पहली बार टीवी के विजय चुनाव लड़े और अपने टिकट बांटे। उसके बाद में देखिए कैसा नजारा है तमिलनाडु का। തിരുപ്പങ്ങ ഷർട്ട് തിരുപ്പങ്ങ അവരെല്ലാം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത പക്കം തിരുപ്പങ്ങ ഞാൻ പുറകോട്ടായി ഇന്ത പക്കം തിരുപ്പങ്ങ എനിക്ക് വിഷമമില്ല. നമ്മൾ അവർ ജയിക്കണം, അവരെന്ത് കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരണം, അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പിടിച്ചെടുക്കാം.
പിടിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള മാതാവിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ്. മാതാവിന്റെ ഫോട്ടോ ഇതാ ഞാൻ വേളാങ്കണ്ണി പോയി അയച്ചതാണ്. അതെന്റെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഫോണിലുണ്ട്. എന്റെ വീഡിയോയിൽ അന്നത്തെ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ പാലക്കാട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, BJP ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ തോക്കണം, അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം BJP എവിടെ വന്നാലും ശരിയാകാൻ നമുക്കറിയാം. ഒരു മാതാവിനെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു. ഇവിടെ എത്ര വേദന എടുക്കുന്നറിയോ? 2000 രൂപ മുടക്കിയിട്ടാ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പൈസ. ഞാൻ തെരുവിലെ മക്കളെയൊക്കെ നോക്കാൻ പോകുന്ന, മാനസിക രോഗികളൊക്കെ നോക്കാൻ, രോഗികളെയൊക്കെ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ വിജയുടെ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുന്നോടത്തല്ല ഞാൻ വന്നത്. വിജയ് ജയിക്കണം. கண்டிப்பா இப்ப ரிலீஸ் ஆக போற ஜனநாயகம் படத்துல தளபதி விஜய் இல்ல தமிழக முதல்வர் நடிக்கும் ஜனநாயகன். ஜனநாயகன் தமிழக முதல்வர் ஜனநாயகன். तो देखिए वहां तो सिंबल नेता सब कुछ ही विजय। और कुछ देर पहले हम जब बात कर रहे थे तो ये बात सामने आई थी कि देखिए विजय इस तरह के एक्टर हैं कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ उन्हें स्क्रीन पे लड़ते हुए दिखाएगा। वहां का जो युवा है वो चाहता है कि ये अभिनेता नेता के रूप में बदले और जो व्यवस्था उसको इसी तरह से तब्दील करे जो हमने आज तक पर्दे पे देखा है। खैर चले, राजेंद्र आर्य साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र जी, केरल की बधाई आपको, जो रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन बाकी जगह को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की बात है तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। और जिस तरीके से लोकतंत्र के मजबूती के लिए मतदाता अपना मतदान का उपयोग करता है, उसके बाद में उनके मतों को चुनाव परिणामों के द्वारा हम जिस तरीके से देखते हैं, तो जो भी परिणाम आए हैं, जनता का जनादेश हमेशा से ही सर्वोपरि रहता है। तो किसी को भी इस बात का न तो अहंकार होना चाहिए, न ही किसी बात की। हम ठीक है कि भाई केरल में हमने जैसा कि उम्मीद थी, लास्ट टाइम भी हम लोग बहुत नेक टू नेक फाइट में थे, लेकिन इस बार निश्चित रूप से केरल की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। और जैसा कि आपको पता है, केरल जो प्रदेश है वो पूरे देश के अंदर अपने तमाम जो विकास की अवधारणाएं हैं या विकास के जो आयाम हैं उनके रूप में, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं की स्थिति की बात हो, चाहे जितनी भी आपकी सामाजिक सुरक्षा की अग्रणी प्रदेश रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहा। और हमें निराशा हुई खासकर असम को लेकर। असम में जैसा कि हम जनता के बीच में जिस तरीके से गए और हमने कोशिश की कि भाई जो वहाँ की भ्रष्ट सरकार थी उसका नैरेटिव बनता, लेकिन वो नहीं बना। उस बात के लिए निश्चित रूप से जरूर निराशा है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे और एक विपक्षी भूमिका के रूप में असम में हम लगातार इस बात का प्रयास करेंगे कि सरकार बेहतर तरीके से काम करे, या जो भी वादे उन्होंने किए हैं क्योंकि शायद तीसरा कार्यकाल होगा उनका। और वेस्ट बंगाल के अंदर चूँकि भाजपा ही विपक्ष की भूमिका में थी, तो भाजपा का और टीएमसी का सीधा मुकाबला था। हमारे लिए बहुत कुछ पहले भी नहीं था, हम कोशिश कर रहे थे कि भाई वहाँ कुछ बेहतर तरीके से हम प्रदर्शन कर पाएँ। पांडिचेरी का और वो भी परिणाम थोड़ा सा निराशाजनक है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु का जरूर मतलब बदलाव का वोट है और वहाँ पर भी भाजपा अलायंस को वहाँ बहुमत नहीं है। लेकिन हमारे लिए निराशा की बात यह है कि डीएमके ने बेहतर काम किया था, उसके बावजूद भी डीएमके और कांग्रेस का जो अलायंस है उसको जनता ने नहीं दिया। लेकिन निश्चित रूप से जो नई पार्टी है टीवी के, जो कि अभिनेता की पार्टी है, और उन्होंने जो भी जनता के बीच में बातचीत की, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने चलते चुनाव के बीच में जिस तरीके से नारी बंधन अधिनियम को लेकर जिस तरीके का हुआ क्रिएट किया, तो ये रिजल्ट पे असर पड़ा उसका कुछ? उसका रिजल्ट पे
कहीं असर देखने को मिला, कहीं नहीं भी है, लेकिन ओवरऑल उस चीज़ को जिस तरीके से बात वो नहीं है कि उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। हाँ, चुनाव से पहले अगर आपके पास समय था तो आप बनाते मुद्दा, लेकिन चलते चुनाव के अंदर जो बनाया ना उसके बाद अगर अपन करें तो आज इस बात पे ये मोहर लगती है कि जो सत्ताधारी पार्टी है या जो चुनाव आयोग है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदारी के साथ होने चाहिए, तो चलते चुनाव के अंदर आप सत्ताधारी पार्टी को इस तरीके का छूट दे देते हो, जबकि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में आप किसी भी तरीके का मतदाताओं राजेंद्र जी, लेकिन केरल में तो आप संतुष्ट हैं? केरल में देखिए, एक्चुअल में 3 राज्यों में चुनाव पहले हुए थे और उसके बाद में 2 राज्यों के लिए इन्होंने अपनी रणनीति बदली थी। सवाल इस पे है, देखिए आज राजनीति के अंदर सवाल तो नियत पे ही उठेगा ना। आप अगर किसी पार्टी को, आज अपन यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उनको अगर हम पालन करने के लिए अगर बाध्य हैं तो फिर राजनीतिक दल और खासकर जो पार्टी सत्ता में होती है उसके लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर। तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये देश के मतदाताओं को, दुनिया भी इन तमाम भारत के चुनाव पे या राज्यों के चुनाव पे दुनिया की नजर रहती है, क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतंत्र अगर कहीं से निकला है या संविधान के अंदर उसकी मूल भावना लिखी गई है तो हिंदुस्तान को लोग एक परिपक्व मतलब लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। और जब इस तरीके की चीजें सत्ताधारी पार्टी के द्वारा की जाती है, जिस तरीके से वहां पर पैरामिलिट्री का जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट हुआ, आप देखिए ना, मैं कहता हूं कि जब तो फिर आप भाजपा शासित राज्यों में भी पैरामिलिट्री भेज के चुनाव करवाइए ना, क्योंकि हर सरकार के ऊपर करप्शन के भी आरोप लगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के भी आरोप लगते हैं, लेकिन आपकी जो अप्रोच पर्टिकुलर विपक्षी राज्यों के ऊपर होती है तो वो कहीं ना कहीं शक भी, संदेह भी पैदा करती है। लोकतंत्र के लिए ये चीजें, चले इसका जवाब मैं ज्योति जी के पास तो जाऊंगा, लेकिन मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, सिस्टम पे आरोप लगते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव रहा जिसमें इलेक्शन कमीशन पे डायरेक्ट सड़क से सदन तक आरोप लगे और सीधे सीधे आरोप लगे, अदालत तक भी जाना पड़ा। देखिए योगेंद्र जी, अपनी सत्ता बचाने के लिए कई प्रकार के प्रयास करने होते हैं। बीजेपी ने किया तो अच्छा किया, कांग्रेस ने किया तो भी अच्छा किया, क्योंकि सत्ता है। और कुश्ती में, जैसे मैंने पहले, कुश्ती में कोई काका जी नहीं होता, इन्होंने भी जो मुद्दे बढ़ाने थे किस प्रकार से आम जनता के सामने पहुंचा पाए या नहीं पहुंचा पाए, ये इनका मिसमैनेजमेंट रहा। मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण की बात लेके आए तो इनके पास भी एक मुद्दा था गैस की समस्या का, इनका ये इसको क्यों नहीं बुला पाए, क्यों नहीं इसको बना पाए, ये इनकी कमियां हैं। यानी देखो, चुनाव में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। अब भावनात्मक रूप से कौन सा मुद्दा किसके साथ में फिट बैठता है ये तो जनता जानती है, जनता का फैसला है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जहां हम हारे वहां तो ये कह सकते हैं कि ऐसा हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, ये हुआ, ये जो भी केंद्र के कर्मचारी बुला लिए। जहां हम जीते हैं वहां ये सब चीजें अच्छी होती है। तो आकलन दोनों का सही प्रकार से होना चाहिए। आकलन की बात होगी, समीक्षा होगी तो ये होगा क्या दोनों जगह कभी कभी नए प्रयोग किए जाते हैं। हो सकता है आने वाले समय में इस प्रकार की व्यवस्था हो, कई राज्यों में इस प्रकार के शासन क्या साधन संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए केंद्र को भी एक फैसला लेना पड़ता है, साधन संसाधन भेजना पड़ता है। चुनाव आयोग के पास न तो कोई फौज होती है, ना कोई पुलिस होती है, उसको तो सरकार से ही साधन मांगने पड़ते हैं कि आप हमको ही साधन दीजिए। अब फैसला, वहां की जनता ने जो फैसला दिया है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि इसी बीच ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है, कार्यकर्ताओं को आगाह किया है और उनका आह्वान किया है कि काउंटिंग सेंटर्स पे रुके रहें, अंतिम राउंड तक वहीं पे रहें, हम चुनाव जीतेंगे। और सीधा आरोप उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे लगाया है कि मनमर्जी कर रहा है कमीशन और धांधली कर रहा है, ये उनका आरोप है। खैर, लेकिन अगर इस समय तक की बात करें, क्योंकि दोपहर के 1 बज चुका है, 5 घंटे काउंटिंग हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट तस्वीर साफ हो चुकी है। केरल में कांग्रेस सरकार बनाती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2/3 सीट के साथ में पहली बार भाजपा वहां कमल खिलाती दिखाई दे रही है। असम में वापसी कर रही है। इसी तरह से पुडुचेरी में एनडीए सरकार बना रहा है, लेकिन तमिलनाडु में भी बंगाल की तरफ बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। वहां टीवी के 108 सीट के साथ में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। और अगर स्टालिन की बात करें तो वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। एआईडीएमके 69 सीट के साथ में दूसरे नंबर पे हैं। एआईडीएमके और डीएमके के बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है, 1-8 सीट का ऊपर नीचे, लेकिन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं विजय। तो चलिए ज्योति जी का रुख करना चाहूंगा। ज्योति जी, आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के और बंगाल में मनमर्जी की है। बाकी जगह को लेकर के राजेंद्र आर्य साहब ने कहा कि ये एक सोची समझी एक चाल के तहत आरक्षण बिल को बीच में लेके आए ताकि तमिलनाडु और बंगाल के रिजल्ट प्रभावित हो सके।
देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि एक स्टेट के चुनाव नहीं है, 5 स्टेट के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। हर स्टेट अपनी एक अलग, मैं कहूँगी कि बात कह रहा है, और लोकतंत्र में जिस तरीके से मतदाता वोट देता है और परिपक्वता के साथ वोट देता है, वो इन 5 स्टेट के चुनावों में दिखाई देता है। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जहाँ आपकी हार हो वहाँ आप इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा दो, और जहाँ पर आपको जीतते हुए दिखो वहाँ पर आप बोलो कि नहीं नहीं भाई, यहाँ पर तो हमने बड़ा काम किया और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि एक तरीके से केवल क्योंकि आपके पास कुछ कहने को कुछ है ही नहीं, तो फिर आप क्या कहोगे वाली बात जो है वो नज़र आती है यहाँ पर। जहाँ तक बात आती है महिला आरक्षण बिल की, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर ऐसा लगता है कि बीच में लेकर के आए और उससे अफेक्टेड हुए, तो सोच समझ करके विपक्ष को भी अपनी रणनीति उसमें बनानी चाहिए। आप किस तरीके से महिला आरक्षण बिल के अगेंस्ट हो गए, तब ये माहौल गया ना। अगर उस समय आपने महिला आरक्षण बिल को समर्थन दिया होता तो क्या ये माहौल जा सकता था? नहीं जा सकता था। लेकिन विपक्ष के पास चूंकि ना तो रणनीति होती है ना नीति होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी कमियों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, तो आप फिर आरोप जो है वो सत्ताधार पार्टी पर इस तरीके से लगाने लगते हैं, या चुनाव आयोग पर इस तरीके से लगाने पड़ते हैं। अपनी स्पष्ट नीति के साथ जनता के बीच में जाएंगे, अपने एक ऐसा विश्वास का माहौल जब पैदा करना चाहेंगे जबकि हाँ हम राष्ट्र हित में हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो नहीं दिखाई देता विपक्ष के पास। अभी आप कुछ धर्म और जाति विशेष लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप स्पष्ट अपनी सोच के साथ, जैसे अगर हम देखते हैं तो आपका बिल्कुल स्पष्ट नहीं नजर आ रहा था, बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि आप महिला आरक्षण के विरोध में हैं और एक पुरुष सत्तात्मकता जो है वो दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में आप केवल सत्ताधार पार्टी को मुझे लगता है कि आप केवल निशाना बना करके अपनी खेज को ही मिटा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं तो निश्चित रूप से मैं ये कहना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता, निश्चित रूप से लोकतंत्र का मापदंड चुनाव होता है, चुनाव के परिणाम होते हैं, और आप कोई भी राजनीतिक दल हो वो चुनाव किस तरीके से जीता जाए उसके लिए मेहनत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है उसने पिछली बार, जब मैंने पहले भी कहा कि जब वो चुनाव में अगर उसको जनता का साथ नहीं भी मिलता है तो भी वो जनता के साथ खड़े रह करके जनता के बीच में अपना विश्वास बनाने का काम पहले दिन से करती है, विपक्ष में रहते हुए भी उस भूमिका को निभाने का काम करती है। यही परिणाम जो है आपको बंगाल में दिखाई दिए कि आपने धीरे धीरे आपने बीजेपी की सीट्स को बढ़ते हुए देखा, और आज एक तरफा जो है वो रुझान जो है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम असम की अब बात करते हैं तो वहां पर सरकार के अच्छे कामों पर सीधे तौर पे मोहर लगी, एक तरफा वो जो है जनता का विश्वास जो है वो दिखाई देता है सरकार के प्रति। अब अगर कोई करप्शन का मुद्दा आप बार बोलते हैं हमने करप्शन, अरे उठाया तो फिर आप कहाँ हो, लेकर के आओ, जनता के बीच में लेकर के जाओ। अगर आप नहीं लेकर के जा पाते तो ये गलती निश्चित रूप से विपक्ष की मानी जाएगी, इसमें सत्ताधारी दल की या चुनाव आयोग की कोई गलती हो वो केवल और केवल अपनी खींच बिटाने का काम होगा। आज आप पांडिचेरी में देखिए एक तरफा निकल गए, हमें नहीं, केरल में भी तो आए हैं, हम केरल की भी तो जो बात है उसको हम भी तो स्वीकार करते हैं। केरल में जो आरक्षण बिल है केरल के वोटिंग के बाद में आया है, नहीं तो वहां भी राजेंद्र जी को डाउट है कि वहां भी प्रभावित होता चुनाव। तो मैं तो ये मानती हूँ कि आप अगर आपको ये लगे तो दो बात बोली कि इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाना बहुत आसान काम है, बाद में इलेक्शन, आज आप इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज लगा रहे हैं। जब से इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए हैं रिजल्ट, तब से लेकर किसी ना किसी बात को लेकर आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हारने के बाद आरोप लगा रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैम ने बोला कि महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट करना चाहिए था विपक्ष को। विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल में पूरा सपोर्ट किया है और लोकसभा और राज्यसभा में थंपिंग मेजोरिटी के साथ विपक्ष ने पूरा सपोर्ट किया है, पूरे सपोर्ट के साथ 2023 में ही पास हो गया था। फिर आप क्यों विरोध किया जब उन्होंने महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये डिलिमिटेशन बिल था। महिला आरक्षण बिल 2023-24 में ही पास हो गया था, जिसकी अधिसूचना भी जारी की गई है। जिसकी अधिसूचना उसी दिन 2029 में अगर महिलाओं को वो लाभ मिल जाता, कुल मिला के योगेंद्र जी बात ये है, कुल मिला के बात ये है कि लाभ तो अभी भी मिल सकता है, डिलिमिटेशन की वजह से लाभ नहीं मिलता, लाभ तो अभी भी मिल सकता है। आप डिक्लेयर कीजिए कि 1/3 आप उसमें लेकर आएंगे महिलाओं को। कुल मिला के बात ये योगेंद्र जी, ज्यादा महिलाएं
तौर कि पे, बिल्कुल सीधे तौर पे यही बीजेपी वालों में एक खास बात है कि इनको जो अच्छा अच्छा दिखता है ना उसको ले लेते हैं। कांग्रेस में जो अच्छे अच्छे लोग थे उन्होंने अपने को बना लिया, या जिनके नीतिकार थे, रणनीतिकार थे, जो दिमाग रखते सब ले लिए। अब इन्होंने ये किया नहीं, इनके पास भी इनकी कमी है। अब आसाम में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा कि यदि हम सरकार में है तो इनको जेल भेजेंगे, तो कभी कभी ऐसे जो शब्द है ना किसी के लिए लाभदायक भी हो जाते हैं, किसी को नुकसानदायक भी हो जाते हैं। उससे लगा अब यहाँ पे राहुल गांधी के शब्द नुकसान करके नुकसान करके, लेकिन वहां पे जेल की बात कर दी अमित शाह ने, बंगाल में वहां फायदा हो गया। देखिए जनता है, हाँ। जनता को कहां कौन सी बात अच्छी लग जाए, तो वहां लगा कि भाई ये जेल भेजेंगे इनको, ये हिंदुत्व की बात आ गई, ये सब कुछ बात है, इसलिए उनको ऐसा आदमी जेल नहीं जाना चाहिए, इसलिए उनको भिजवा दिया। वहां लगा कि ठीक है। तो जहां देखो क्या है, कभी कभी क्या मैंने कहा कि खाना खा लो, आपने कहा रोटी खा लो, उसमें फर्क पड़ जाता है। तो कहां कौन सी चीज अच्छी लगे, कहां कौन सा बैठ जाए पॉलिटिक्स से। हाँ, लेकिन ये है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी। इसी के साथ साथ कार्यकर्ताओं की मेहनत और जिस तरीके से लगातार अगर आप लोगों के बीच में रह करके अपनी रणनीति, अपने चुनाव को आगे आपको किस मुद्दे के साथ जाना है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, चुनाव में हम जनता से के पास जाकर के हम अपनी क्या बात कहना चाहते हैं और हमारी नीतियों में जनता का कैसे विश्वास हो, उसके लिए जो एक मेहनत नहीं, साथ साथ में देखिए कि देश में दो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया। एनडीए में जहां तक मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ना मुझे कोई पार्टी की बात करनी चाहिए, लेकिन जो मैंने देखा है कि एनडीए में मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा कि बिहार में ये आपस में लड़ रहे हो, आसाम में इनका कोई जनता दल का लड़ रहा हो। लेकिन इन्होंने क्या है कि इंडिया गठबंधन कई जगह एक नहीं हुआ। अब जैसे वहां ममता दीदी के खिलाफ राहुल भैया जा रहे हैं, तो ये मतलब मेन बात ये है कि देश की जनता के सामने हो गया कि जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है और ये सत्ता पक्ष है यूनाइटेड है, तो इनका इसका लाभ मिल सकता है और लाभ मिला है। क्या है कि यदि मानिए वह कांग्रेस का या टीएमसी का कोई गठबंधन होता तो मैं समझता हूं लाभ मिलता। अब आम आदमी पार्टी है जिसके प्रवक्ता मेरे पास बैठे, इनको ही देखना चाहिए आपने कहां चुनाव लड़ा। यानी वो एक कहा ना अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना वाली बात हो रही, हम तो ये हो गया, ये हो गया। अरे भाई आप भी चुनाव लड़ते, आपका कहीं माहौल होता, वोट परसेंट बढ़ाते, रोकने के चाह रहे थे अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो बिखरा होगा, टीएमसी के वोट काटेंगे, इस वजह से कोई बात नहीं। आप कहते हैं सर जो भी है खुल के आगे केजरीवाल जी वहां जाते, माहौल बनाते, कुछ गए भी गए होंगे, लेकिन जो भी बात है अब क्या होता है कि अच्छे अच्छे लोगों की बात है। आपने जो सवाल बड़ा खड़ा किया है कि विपक्ष में बिखरा हुआ, जिसका भी नतीजा है जो लगातार कांग्रेस और विपक्ष पिछड़ रहा है। नहीं, राजेंद्र आर्य साहब के बात में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, उमेंद्र जी बड़ा उससे कह रहे हैं कि विपक्ष को खुद को भी देखना चाहिए कि बिखराव है, एनडीए में गठबंधन है, आप लोग बिखर रहे हैं। देखिए उमेंद्र जी क्या कहते हैं, वही वाली बात है कि सब बीजेपी जो करे वो इनको सही लगता है। नहीं, सही की बात नहीं। देखिए इनका ये कहना है ना इंडिया गठबंधन टिक पा रहा है। बात टिकने की नहीं है साहब, जिसके हाथ में जांच एजेंसियां हो तमाम तरीके की, जिसके पास में पैरामिलिट्री पूरी की पूरी हो, जिस प्रदेश का देश का गृह मंत्री जाके इस तरीके की बात कहे कि सबको जेल में डाल दूंगा, ये गुंडे हैं वो गुंडे। अरे भाई आप अपने गिरेबान में झांके देखो ना, आपका भी तो अतीत पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया जानती है आपको। लेकिन एक गृह मंत्री का जो एक रवैया होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक नेशन में, वो है क्या गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का वो मतलब नैरेटिव है क्या, या जो जिस तरीके की भाषा वो बोलते हैं। ठीक है, चुनाव जीतना नहीं जीतना कोई बहुत इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो डेंट डेमोक्रेसी पे या संविधान के ऊपर लगातार 12 सालों से ये लोग लगा रहे हैं, उसको न तो आने वाली पीढ़ियां, हम लोग आज ये जनरेशन है ना, कल को 10 साल 15 साल 20 साल बाद हमारे बच्चे या हमारे जो ग्रांड मतलब चिल्ड्रन होंगे, वो पूछेंगे कि उस जमाने में जिस तरीके की बात थी हम आज विरोध कर रहे हैं। आज जो उनके साथ है ना, उनसे जब उनसे पूछा जाएगा ना, तो वो मैं कह रहा हूं कि वो जमीन में क्या मिट्टी में अपना मुंह छुपा लेंगे, क्योंकि उनको उस वक्त पता चलेगा कि देश का नुकसान आज चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर पक्ष है विपक्ष है। आगे वाली जनरेशन वो कहे कि बीजेपी के शासन पे हम 2047 तक एक, मैं आपको सिर्फ इसी तो बात कह रहा हूं ना, आप कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। ये 2023 सितंबर के अंदर महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था। योगेंद्र जी, ऐसा कभी किसी देश में हुआ क्या कि 30 महीने बाद आप उसका नोटिफिकेशन निकालते हो? जब आपकी पोल खुलती है तब आप रात को 10 बजे नोटिफिकेशन निकालते हो कि साहब इसको नोटिफाई किया जाए, अदरवाइज वो हिसाब से देखा जाए तो आप देखिए ना,
पिछले जो कांग्रेस के राज के अंदर भी जब महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पारित हो गया था, राज्यसभा के अंदर इन लोगों ने ही अड़ंगा फंसाया, लेकिन दोबारा अगर इनकी नीयत साफ होती राज्यसभा के अंदर लाते और वो पारित करवा देते। आप मुझे एक बात बताइए ना, लेकिन इनकी कभी इनको आरक्षण ना तो महिलाओं से कोई मतलब है। आज एक सूबे की मुखिया जो महिला थी, उस महिला मुख्यमंत्री के साथ जिस तरीके का इन्होंने सौतेला व्यवहार किया, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, आप कहते हो साहब आप महिलाओं के हितैषी हो। आप राजस्थान के अंदर महिला मुख्यमंत्री हटा के यहाँ पे महिला का कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर? आपका दोगला चेहरा तो पूरे दुनिया को पता चल चुका है। आप कहीं पे भी किसी स्टेट में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ के सिवाय आपके पास कोई एजेंडा नहीं होता है। आपके गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आप देखिए मतलब लोकतंत्र के अंदर, और देखिए जो उच्च पदासीन लोग है ना, उनसे एक अच्छे आचरण की अपेक्षा की जाती है, अच्छे भाषा की अपेक्षा की जाती है कि वो हमारे लोकतंत्र के रक्षक होंगे, वो हमारे संविधान के रक्षक होंगे। लेकिन अगर वही संविधान और लोकतंत्र की हत्या करें, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करें, आप बताइए, मैं कह रहा हूं कि एक भी अगर विपक्ष की आवाज है, चाहे एक भी आदमी कहता है साहब मुझे इस चुनाव प्रणाली के अंदर ये गलती लग रही है, या SIR के अंदर, या वोट चोरी का जिस तरीके का तरीका है, या पैरामिलिट्री का जिस तरीके से उपयोग हो रहा है, आप जिस तरीके से वहां ले जाके खड़े करे, एक IPS ने जिस तरीके के वहां के जो चुनाव में खड़े लोग थे, एक धर्म विशेष के लोग थे, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि घर से बाहर मत निकलना। अरे आप डेमोक्रेसी है क्या ये डेमोक्रेसी है कि आप एक राजनीतिक दल के विधायक प्रत्याशी को आप कहते हो कि बाहर निकल गए तो देख लेंगे, या ये वाला मोहल्ला बाहर नहीं निकलना चाहिए? ये डेमोक्रेसी नहीं है। चुनाव जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस जनता का 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास, क्योंकि आप अगर देखेंगे जब देश आजाद हुआ था, इस देश के अंदर तमाम पूरी दुनिया इस पे नजर थी कि जिस देश को मतलब डेमोक्रेसी का कोई तजुर्बा नहीं है, ना ये किसी बड़े राष्ट्र के अधीन है, और उसके बाद में गुलामी के बाद जब आए, उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरीका किया, आज अपेक्षा ये की जाती है कि वो तमाम चुनौतियां आज भी देश के सामने खड़ी है। लेकिन ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं ना, उससे आने वाले समय में उन तमाम चीजों का नुकसान होने वाला है। क्योंकि आज ना तो रोजगार की अच्छी स्थिति है, किसी भी उसमें चले जाइए, युवा हमारा, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे नशे की प्रवृत्ति का शिकार है। आज क्रिप्टो के अंदर हो चाहे साइबर क्राइम के, युवा हमारा साइबर क्राइम के अंदर है। जिस तरीके का जो तरीका चल रहा है, एजुकेशन का लेवल आप देख लीजिए, ग्रेजुएट बच्चे से आप एक ड्राफ्ट लिखवा के देख लीजिए, अगर लिख दे तो अपन बता सकते हैं। तो ये जिस तरीके की ये चीजें, चुनाव जीतना हारना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन देश के अंदर जिस तरीके का माहौल होना चाहिए ना, आज मतलब लोगों की प्रगति होनी चाहिए, महिलाओं की हो चाहे किसानों की हो, युवाओं की हो, तमाम वो तबके जिनको इस विकास की जरूरत है, उन तक अगर विकास नहीं पहुंचे तो ये चुनाव जीतना हारना बहुत महत्व नहीं रखता। लेकिन हाँ, आप केरल को आज यूपी का CM जाके केरल में भाषण देता है, अरे यार यूपी में आप गुंडा राज को काबू नहीं कर पा रहे हो, आप बुलडोजर के रूप में शासन चलाना चाहते हो, लेकिन बुलडोजर भी आप कहां इस्तेमाल करेंगे? एक धर्म विशेष के खिलाफ। जबकि अपराधी होता है, उसको धर्म के चश्मे से या जाति के चश्मे से कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, इसका खामियाजा आने वाले समय में देश को भुगतना पड़ेगा, और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और जो भी सामाजिक सुरक्षा की योजना है वो सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव है। आपको भाषण के अंदर अच्छी बातें कही जाती है, लेकिन उनका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, कभी देश के नाम पे, कभी सेना के पीछे छुपकर, कभी महिलाओं के पीछे छुपकर, और होना कुछ नहीं है। देश अगर तरक्की नहीं करेगा ना, तो ये 140 करोड़ का देश है, पूरी दुनिया की नजर है, सिर्फ और सिर्फ बाजार बन के रह जाएंगे। दुनिया की कंपनियां और कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बड़ा कॉर्पोरेट आके आपको पूरे को जिस तरीके से आर्थिक गुलामी के दौर में पहुंचा दिया ना, तो उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ज्योति जी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद आप ये बोल रहे हैं कि आगे जवाब देना पड़ेगा, या आगे देखना पड़ेगा, या आगे करना पड़ेगा। हो सकता है 2000 एक अच्छा जवाब बिल्कुल इनको भी मिले और लोगों को मिले कि 2047 तक जो हम एक विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं, उस विकसित भारत के सपने को हम सब, आज का युवा पूरा होता हुआ देखेगा, और उस समय महसूस भी करेगा कि हाँ, कि किस तरीके से एक आर्थिक स्थिरता का जो एक माहौल जो है वो भारत देश में हुआ। और आज आप बात करते हैं रोजगार के अवसर नहीं है, जिस तरह का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के में देखते हैं हम, FDI के माध्यम से देखते हैं जो निवेश भारत में आ रहा है, स्वदेशी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ का जो लोकल
वोकल फॉर लोकल की जो बात करते हैं, उसमें जब लोकल जो संसाधन है, लोकल जो व्यक्ति जिस तरीके से आगे आकर के अपने देश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में, युद्ध की विपरीत परिस्थितियों में भी भारत ने अपनी स्थिरता को रखा, अपनी मजबूती को रखा, आर्थिक रूप से चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान को बनाया और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से और ज्यादा अपनी आर्थिक स्थिरता को आगे लेकर के जाएगा। तो ये सब देखेंगे तो अपने आप ही, जो हम यूं कहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं ना कि जवाब देना पड़ेगा, तो वो दिखेगा। और फिर बार बार एक तरफ तो आप बोलते हैं कि लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ध्यान रखें, और दूसरी तरफ जब जनता आपके पक्ष में वोट नहीं देती है तो आप उसी को ही यूं कहें कि कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। संविधान, हमारा संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती लोकतंत्र है। जनता ने जो अपना संदेश जो अपने वोट के माध्यम से देती है, दे रही है, उस वोट को निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए विपक्ष में रहते हुए भी, और अपनी कमजोरी को जो है उसको दूर करके फिर आगे आना चाहिए। हम भी नहीं चाहते हैं कोई भी कि विपक्ष जो है वो इतना कमजोर हो जाए कि उसके अस्तित्व पे संकट आए। तो हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होकर के आए, उससे हमेशा लोकतंत्र को मजबूती को लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप केवल और केवल अपनी आपसी लड़ाई में, अपनी गुटबाजी में, और फिर आप ये कहते हैं कि धर्म विशेष को लेकर के तुष्टीकरण का काम तो हमेशा जो है वो इंडिया गठबंधन की पार्टीज जो है वो करती रही, और आप जब तक वो तुष्टीकरण आपका चलता रहा तो आपको लगा कि सब कुछ सही है। आज उस तुष्टीकरण को सबने समझ लिया। मैं कहूँगी जो माइनॉरिटी के जो वोट्स हैं उन्होंने भी समझा कि केवल हमारा उपयोग किया जा रहा है, तो इसलिए उनका भी भरोसा जो है वो वहाँ विपक्ष से उठ गया। जब विपक्ष से वो भरोसा वो भी उठ गया तो निश्चित रूप से फिर जब जनता का भरोसा अगर आप पर नहीं रहेगा, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जनता को आप इतना यूं कहें कि कमजोर या इतना अपरिपक्व ना समझे कि अगर कोई पार्टी किसी भी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करेगी और लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब जनता जब ऐसा दुरुपयोग अगर होता हुआ देखती है तो उसको जवाब देना भी आता है, और जनता उस समय पर जवाब देती है। लेकिन अगर हम यूं कहें कि जनता का अगर सहयोग, समर्थन, साथ अगर किसी एक नीति के साथ चल रहा है जो कि राष्ट्र हित में, अगर उनको लग रहा है कि ये पार्टी राष्ट्र हित में काम कर रही है, देश को आगे बढ़ाने की एक सोच काम कर रही है, तो वो उसको सहयोग और साथ दे रही है। जी, एक बड़ा बयान है ज्योति जी का और बीजेपी के तमाम नेताओं का कि जब पब्लिक को लगता है कि पार्टी राष्ट्र हित में काम कर रही है तो वो वोट डाल रही है बीजेपी को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्र हित क्या है? राष्ट्र हित है देश का विकास होना। देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास होगा बेरोजगारी दूर करके, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी देके, वर्ल्ड स्तर की देके, मेडिकल फैसिलिटी वर्ल्ड स्तर की देके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देके, ऐसे का विकास होता है। आज 2014 तो फिर हम ये तो सवाल करते हैं कि 70 सालों में क्या ये हुआ था? जब नहीं हुआ था लोगों ने बात ही नहीं किया ना, और अब होता हुआ दिख रहा है, अब होता हुआ दिख रहा है, तो होता हुआ दिख रहा है तो लोगों को विश्वास आ रहा है, विश्वास आ रहा है। जयपुर की सड़कों की जिम्मेदारी ली नहीं जा रही इनसे, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, अभी जाम की स्थिति हम देख रहे हैं। अब अपने ऑफिस के जाम की सामने स्थिति को तो वकीलों को जिम्मेदारी है, 2 वकील बैठे हुए हैं, उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सरकार किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होती। स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो गई राजस्थान, जयपुर की। मैं स्पेसिफिक जयपुर की बात करूंगा क्योंकि मैम जयपुर की मेयर भी रही है, इसलिए मैम को अच्छी जानकारी होगी कि कैसे स्कूल की स्थिति हो गई है। तो ऐसे विकास होगा। आप 2014 से पहले की बात कर रहे हैं, आप ये बताओ 2014 के बाद क्या किया आपने विकास के लिए? क्या किया विकास के लिए हिंदू मुसलमान के अलावा? नहीं, अगर आपको विकास नजर तो फिर हम एक दिन विकास पर ही बहस करेंगे कि कितने 2020 तक थे, 22 तक थे, अब 2047 में पहुंच गए सीधे। तो हम जनता का अगर हमको साथ मिल रहा है तो हम निश्चित रूप से बात करेंगे, इसमें क्या बात है, बिल्कुल करेंगे। और आप फिर बात करते तो आज आप चाहे कोई भी शिक्षण संस्थान को उठा करके देख लीजिए, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो IIT हो, उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। जी, आपको एक बात बड़ी हास्यास्पद नहीं लगती क्या कि यहाँ पे युवाओं को यहाँ पे हर 5 साल काम करने के लिए कितना विश्वास हुआ है, कितना अभी आ रहा हूं राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। राजेंद्र जी क्या कह रहे हैं? राजेंद्र जी देखिए योगेंद्र जी, बड़ा मतलब हम लोग इतने मतलब सारे विद्वान जन बैठे हैं और आप भी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, मतलब बड़ा हास्यास्पद नहीं लगता कि एक मतलब पार्टी या जो अभी देश की सत्ता पे काबिज है, मतलब करीबन 20-21 राज्यों के अंदर भी उनकी गठबंधन किया, खुद के बूते पे सरकार है, वो सरकार ये कहती है साहब 2047 का
अरे भाई 5 साल का जवाब साहब आपसे दिया नहीं जाता। कभी भी आप पूरा इस बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी भी चुनाव में गए तो इन्होंने अपने जो 5 साल के जो घोषणा पत्र या उपलब्धियों पे कभी वोट नहीं मांगा। ये बात कुछ और ही करते हैं और उसके अंदर वही वाली बात है कि साहब आज इमोशंस पे खेल लो, धर्म की कार्ड खेल लो, कभी जाति का कार्ड खेल लो, कभी महिलाओं के पीछे छुप जाओ, कभी युवाओं को। अरे भाई आप युवाओं को रोजगार तो नहीं दे पा रहे ना, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। महिला आरक्षण की बात कर रहे हो, आप नहीं दे पा रहे। आप एक महिला मुख्यमंत्री को हटा के, जो मतलब पहले मुख्यममंत्री रही है उसको हटा के बात ही नहीं हुई कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री आप विकल्प के तौर पे बताइए ना। आप सिर्फ एक राज्य, आज 20-21 राज्यों में आपकी सरकार है, आपने दिल्ली को तो हम पूर्ण राज्य भी नहीं मानते ना। दिल्ली के ऊपर केंद्र सरकार का कब्जा है, पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो आज वहां पे सिर्फ म्युनिसिपैलिटी या कुछ विभाग ही उनके पास में, आप वहां पे एक मुख्यमंत्री बनाते हैं। जो भी बड़ा राज्य है कहीं पे भी आपने अपना मुख्यमंत्री मतलब वो नहीं, महिला को नहीं बना रखा। आप 7% अपनी मतलब 72 में से सिर्फ 7 महिलाओं को केंद्र के अंदर मंत्री बना के रखे हो और आप कहते हो साहब महिला, कौन विश्वास करेगा आप पे? हाँ, क्योंकि आप ये बात कर रहे हो, आप नैरेटिव बना रहे हो अपने जो खास चैनल होते हैं। आज के बात करें, कौन भरोसा करेगा? भरोसे के तो नतीजे देखें। आप पूरे इन 5 राज्यों का अगर परिणाम देखेंगे ना, आप देखिए, मैं मतलब यहाँ पे जो भी बैठे हैं मैं उनको भी चुनौती दे रहा हूँ कि केरल के लोग, आज राजस्थान के अंदर भी हमारे साथ में बहुत लोग हैं। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे बात करेंगे, पूरे देश में नहीं दुनिया के अंदर केरलाइट जो नर्सेज हैं उनके काम की आज पूरी दुनिया तारीफ करती है। और हमारे भी जब तक उनका था, चाहे गांव ढाणियों में भी अगर वो नर्सेज थी, नर्स बहन जी कहते थे उनको, तो आज केरल जैसे राज्य के अंदर इनको आज कितने बरस हो गए, आज 47 से लेके आप 26 चल रहा, 79-80 साल हो गए, भाजपा को वहां वोट क्यों नहीं मिल रहा भाई? आप सोचिए वहां के लोगों की जो मानसिक स्थिति है या जो भी, आप मुझे आप जवाब देना, पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, मैं आपके पक्ष में, मैं महिलाओं के पक्ष में, सुन लीजिए, आप कैसे सुन लीजिए ना, 0 सीट्स पे कैसे पहुंचते जा रहे हैं, इस पर तो आपको आप भी तो 82 के अंदर 84 के अंदर आपकी कितनी सीटें थी? हाँ। और उसके अंदर 2 सीटें थी, 2 सीटों के अंदर अटल जी भी नहीं जीत के आए थे। आप देखिए, घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए, घमंड रावण का भी नहीं चला। हाँ, आप ये कह रहे हो, आप देखिए, आगे बढ़े, इसमें क्या बात है? तो लीजिए ना, बीच में मत बोलिए, मैं कह रहा हूं पूरी बात होने दीजिए। केरल के अंदर जिस तरीके का परिणाम आया, इनको नहीं मिलता वोट। आप बताइए, बिहार के अंदर इन्होंने नीतीश की आड़ में जाके वो उस वक्त सरकार बनाई और बाद में नीतीश को देश को पहली बार पता चला कि साहब राज्यपाल का, राज्यसभा का पद मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। आप देखिए ना, ये क्या है बेसिकली, या तो इनकी किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग होती है, यही चीजें होती है। चाहे महाराष्ट्र का एग्जांपल उठा के देख लीजिए, आप देखिए ये लोग मैं आपको बता रहा हूं ना, आप बताइए किसी आदमी को मुख्यमंत्री के पद से हटा के आप उनको राज्यसभा में भेज दो और वो आदमी हैप्पीली चला जाए, ऐसा कभी हुआ है? ये अपना बीजेपी का एक मॉडल है, मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम भी बना सकती है। हाँ, तो इसके अलावा वही देश में सुन लीजिए, वहां पे सिर्फ एक ही चीज होती है, या तो कोई सीडी ऑडियो वीडियो होता है या कहीं नाड़ दबी हुई होती है, देश में करप्शन की फाइल। देश में हमने ऐसे उदाहरण देखे कि राज्यसभा का सदस्य पीएम बना, लोग इसीलिए प्रधानमंत्री बना, ये उदाहरण हमने देखे। वो बन सकता है, तो देश में ये भी है बना, तो इसलिए ये कोई बात नहीं जो सीएम से बड़ा होता है। देश ये लोकतंत्र है, उच्च सदन है, यहाँ का व्यक्ति, यहाँ का सांसद पीएम भी बन सकता है। अब ये चीजें बना दो, बनाए, आपने बनाए, किसने? मनमोहन सिंह जी के थे, मनमोहन आपने बनाए, अरे वही अब राज्यसभा आपके जो शब्द है, प्रधानमंत्री आप बात सुनने नहीं करते, आप बात सुनने का दायरा, आपका क्या मादा, आप बात सुनने का मादा नहीं रखते, समझ चुका, मैं माफी चाहूंगा। तो खैर चलिए, ऑलमोस्ट अगर देखें तो तस्वीर साफ हो चुकी है किन किन राज्यों में क्या स्थिति रहने वाली है। बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है, केरल में कांग्रेस 10 साल बाद में वापसी कर रही है, पुडुचेरी और असम में सरकार बना रही है बीजेपी। तमिलनाडु में जरूर चौंकाने वाले नतीजे हैं। टीवी के एक्टर विजय को सब पीछे बता रहे थे पहले, यानी कि एग्जिट पोल में, लेकिन वो सबसे आगे हैं। वहां अलायंस की सरकार बनानी होगी क्योंकि वहां क्लियर मेजोरिटी किसी को भी नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे, जहां जीत का जश्न मनाएंगे। राज्यों में भी तस्वीरें दिखने लगी हैं कि वहां भाजपा कार्यकर्ता
या केरल की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।